हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम कैलकुलस विधि से गति के समीकरणों का निगमन करेंगे। तो गति के समीकरणों का निगमन करने के लिए हमें कैलकुलस में जो पद यहाँ पर प्रयुक्त होता है समाकलन का, उसका फॉर्मूला हम आपको बताएंगे। तभी आपकी समझ में आएगा कि कलन विधि से गति के समीकरणों का निगमन कैसे हो सकता है। आइए हम बताते हैं आपको। एक बस फॉर्मूला है, उसको दिमाग में रखना है कि समाकलन का चिन्ह है एक्स टू दी पावर एन का हमें समाकलन करना है। डी के सापेक्ष जो पद होता है हमें उसी का समाकलन करना होता है। बाकी पद नियत रहता है, नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसका फॉर्मूला है एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस के सी। सी यहाँ कांस्टेंट, ये आपका मेन फॉर्मूला है, इसी का इसमें प्रयोग होगा। अब हम बात करते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट की। अगर समाकलन में लिमिट दी गई है, मान लो सपोज करो आपको लिमिट दी गई है ए से बी और पद है एक्स, या खाली dx है, समझ लो dx। अब हमें आप समाकलन किसका करेंगे, कोई पद तो है ही नहीं है, तो हम मान लेते हैं लिमिट ए टू द पावर पी एक्स पे पावर जीरो, क्योंकि इसका मान वन होता है dx। अब लिमिट लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट बी है। लोअर लिमिट ए, अपर लिमिट बी। तो सबसे पहले हम समाकलन करेंगे, क्या हो जाएगा एक्स टू पावर जीरो प्लस वन अपॉन में जीरो प्लस वन, और ये आपकी लिमिट लग जाएगी यहाँ ए से बी। तो आपका ये आ जाएगा एक्स और ए टू बी। अब हम अपर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट लगाएंगे बी माइनस के ए। यही आपका समाकलन हो गया। और अदरवाइज एक और एग्जांपल बता देते हैं हम आपको। अगर x dx है और लिमिट है a टू b, तो इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन होगा x टू दी पावर वन प्लस के वन, क्योंकि इस पे एक घात है, अपॉन वन प्लस के वन, और ये आपकी लिमिट लग जाएगी a टू b। तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू लिमिट a टू b, वन अपॉन टू कॉन्स्टेंट, यहाँ लिमिट लगा देंगे। पहले अपर लिमिट लगाते हैं तो एक्स का बी रखेंगे, बी स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट ए स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला प्रयुक्त होगा गति के समीकरण को कलन विधि से करने में। तो फिर से एक बात समझ ले, एक्स टू दी पावर एन डी एक्स का हमें समाकलन करना है। तो क्या हो जाएगा एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, जो घात है उसमें एक बढ़ जाता है और इसी को बट्टे पे रख देते हैं एन प्लस वन प्लस के सी। मान लीजिए कोई पद नहीं है, dx है, तो d के सापेक्ष जो भी है उसी का समाकलन करेंगे। x के अलावा यहाँ कोई और पद होता, मान लो दो होते, तीन होते, चार होते, उनको हम बाहर कर लेंगे। a हो, x हो, x को छोड़ m हो, n हो, उसको हम कांस्टेंट ले लेंगे। जैसे एक एग्जांपल और हम बता देते हैं आपको। मान लीजिए a सी एक्स स्क्वायर है और इसका जीरो टू m समाकलन होना है dx। तो क्या होगा, c कांस्टेंट ले लेंगे और जीरो टू m और एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा समाकलन एक्स पावर तीन अपॉन तीन, क्योंकि एक घात बढ़ जाएगी, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, प्लस नहीं कर रहे हैं, एन प्लस वन की तरह, एक घात बढ़ जाती है और ये लिमिट लग जाएगी जीरो टू एम। तो सी पहले अपर लिमिट लगाते हैं, तो एम का घात तीन माइनस जीरो का घात तीन, जीरो का कोई मतलब नहीं, इसलिए सी एम क्यू, ये आपका समाकलन हो जाएगा। कलन विधि से गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति। डेरिवेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस। आइए अब हम गति के समीकरणों का कैलकुलस से निगमन करेंगे। हम बात करते हैं पहले समीकरण की। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, we know that a is equal to dv upon dt। तो a dt is equal to dv, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें पता है, क्या पता है, t बराबर 0 पर वेग u, t बराबर t पर वेग v। अतः उचित सीमा के अंदर समीकरण 1 का दोनों ओर समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट है dt और यहाँ dv। अब आप देख रहे हैं d के सापेक्ष t है, तो इसका t के अंतर्गत समाकलन होगा। तो t की लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट हो जाएगी 0 और अपर लिमिट हो जाएगी t। इसी प्रकार dv का लोअर लिमिट क्या हो जाएगी u और अपर लिमिट v। तो हम क्या देखते हैं, a यहाँ पर हम t पर घात 0 मान लेते हैं, कुछ नहीं होता है। तो अब बताया था हमने x हो जाएगा dx का, ऐसे ही dt का t हो जाएगा और लिमिट क्या लग जाएगी 0 to t। ऐसे ही इसका समाकलन क्या होगा v और लिमिट क्या होगी u to v। तो हम आपकी लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो क्या होगा, पहले अपर लिमिट t माइनस 0, इसी प्रकार पहले v लगाएंगे, v की जगह v, फिर v की जगह लगा देंगे u। तो ये आपका a t बराबर v माइनस u। तो ये v बराबर क्या हो जाएगा, u इधर जाएगा u प्लस ए टी। यही गति का प्रथम समीकरण है। फिर से एक बार समझ लें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। तो a t dt इधर लाएंगे, a dt बराबर dv। हम जानते हैं t बराबर 0 पर वेग u और t समय बाद वेग v हो जाता है। अतः उक्त या उचित या इस सीमा के अंदर कर समीकरण 1 का दोनों को समाकलन करेंगे। a कांस्टेंट है, लिमिट हो जाएगी आपकी 0, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, यानी 0 टू t dt और u टू dv। तो dt का समाकलन करेंगे t हो जाएगा, dv का समाकलन करेंगे b हो जाएगा। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, लोअर लिमिट u और v। तो हम करेंगे t माइनस 0, फिर अपर लिमिट लगाएंगे लोअर v माइनस u। तो a 0 का कोई मतलब नहीं, तो क्या होगा ए टी बराबर b माइनस u, तो b बराबर u प्लस ए टी। यही आपका गति का समीकरण है। अब गति का द्वितीय समीकरण का हम निगमन करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें भी लिखेंगे वी नो दैट b इज इक्वल टू ds अपॉन dt। तो ये ds बराबर क्या हो जाएगा b dt। अब हम b का मान समीकरण 1 से ही रख देंगे, क्या हो जाएगा ds बराबर u प्लस ए टी और ये होगा आपका dt। तो ds बराबर क्या हो जाएगा u dt a t और dt।
अब हम जानते हैं t बराबर 0 पर s बराबर 0 और t बराबर t पर s बराबर क्या हो जाएगा s। अतः उचित सीमा के अंदर इसे एक मान लेंगे, समीकरण एक का समाकलन करने पर देखें ध्यान से, ये हो जाएगा 0 to s ds, ये q कांस्टेंट ले लेंगे, 0 to t dt, ये हो जाएगा a 0 to t t और dt। तो ds का समाकलन s हो जाएगा, लिमिट लगा देंगे 0 to s और ये u, इसका हो जाएगा t और लिमिट लगा देंगे 0 to t प्लस a t स्क्वायर अपॉन 2, t पर घात 1 है तो t पे पावर n प्लस 1, t पे पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 और यहाँ 0 to t, तो ये हो जाएगा s माइनस 0 u और ये हो जाएगा t माइनस 0 प्लस a, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएंगे और t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो ये s बराबर आपका बचेगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही गति का द्वितीय समीकरण। फिर से समझ लें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी नो दैट v बराबर ds अपॉन dt, तो ds बराबर v dt, v का मान हम समीकरण 1 से रख देंगे, क्या है u प्लस at यानी dt, तो ds बराबर हो जाएगा u dt प्लस at dt। अब t बराबर 0 पर विस्थापन 0, t समय बाद विस्थापन s हो जाता है, अतः उचित सीमा के अंतर्गत समीकरण 1 का समाकलन करेंगे, 0 to s ds प्लस u कांस्टेंट रहेगा 0 t t dt प्लस a t 0 to t। अब हमने बताया था, हम यहाँ समझा देते हैं आपको समाकलन dx का है, तो कुछ नहीं होता है तो x पावर 0 मान लेते हैं और dx, तो क्या हो जाएगा ये आपका x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c, अर्थात x प्लस की c, तो dx का x हो गया, ऐसे ही ds का समाकलन s होगा, dt का समाकलन t होगा और t का क्या होगा, जैसे 0 प्लस 1 कर दिया वैसे ही n प्लस 1 होता है तो 1 घात है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो आपका यहाँ अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा देंगे, पहले अपर लिमिट आती है s माइनस 0, ऐसे t की जगह t माइनस 0, ऐसे t की जगह यहाँ t ही लगाएंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा और दूसरे 0 स्क्वायर, तो यहाँ पर 0 कोई मतलब नहीं, s बराबर क्या हो जाएगा u का t में गुणा का u2, ये 1 प्लस 1 2 बाहर आ जाएंगे और ये है तो हाफ t स्क्वायर, यानी s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक बार यहाँ हम फॉर्मूला और लिख देते हैं समाकलन का, x पावर n dx का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस के c, यहाँ पर ये दो फॉर्मूले यूज हुए हैं। अब सबकी समझ में आ गया होगा गति का द्वितीय समीकरण, इसके बाद बात हम करेंगे गति के तृतीय समीकरण की। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट समीकरण में हमने त्वरण लिया था a बराबर dv अपॉन dt, सेकंड इक्वेशन को जब हल किया तो हमने वेग लिया b बराबर ds अपॉन dt और b का मान रख दिया था। थर्ड इक्वेशन में हम फिर त्वरण को लेंगे, बस इतना याद रखना है, फर्स्ट इक्वेशन को हल करेंगे तो हम त्वरण लेंगे, सेकंड में वेग लेंगे और थर्ड इक्वेशन को जब हम हल करेंगे तो हम त्वरण लेंगे, तो हम लिखेंगे b नो दैट a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। अब इस इक्वेशन में
ds का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ds अपॉन ds से गुणा करने पर a बराबर हो जाएगा dv अपॉन dt इंटू ds अपॉन ds। तो इसे हम लिख सकते हैं dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt। इतना समझ में आ गया होगा। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv अपॉन ds अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा b, और ये बन जाएगा dv अपॉन ds। समझ में आ गया। ds को इधर ले आएंगे तो a ds इज इक्वल टू b dv। इक्वेशन फर्स्ट। t बराबर 0 पर वेग इज इक्वल टू u और s इज इक्वल टू 0। t बराबर t पर आपका वेग कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, और s इज इक्वल टू s हो जाएगा। तब उचित सीमा के अंतर्गत समीकरण 1 का समाकलन करने पर, इसका हम समाकलन करेंगे क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है। अब 0 टू s ds इज इक्वल टू 0, इसका मान क्या हो जाएगा, वेग का है तो u, प्रारंभिक वेग u, और t समय बाद v हो जाता है तो v, तो लिमिट होगी u टू v, और v और dv। तो a समाकलन इसका s होगा, लिमिट लगा देंगे 0 टू s, b पर घात 1 है तो क्या होगा v स्क्वायर अपॉन 2, b स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट आपकी लग जाएगी u टू v। तो ये आपका होगा a s माइनस 0, और ये आपका हो जाएगा 1/2 बाहर ले बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, लोअर लिमिट लगा दी और अपर लिमिट लगा दी। तो ये आपका ए एस बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2 को इधर लेके आएंगे तो 2as बराबर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। यही आपका गति का तृतीय समीकरण है। फिर से एक बार समझ लें, गति का तीसरा समीकरण, वी नो दैट ए इज इक्वल टू dv अपॉन dt। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है, ds अपॉन dt से गुणा करेंगे तो dv के नीचे ds ले लेंगे और dt को ds के नीचे पहुंचा देंगे। तब हम क्या देखते हैं कि ds अपॉन dt यानी विस्थापन परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। तो ये जो आपका मान है ये हमारा v हो जाएगा। तब आपका क्या बचेगा, a इज इक्वल टू v dv अपॉन ds। तो ds को इधर ले आएंगे, a ds बराबर b dv, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा। अब हम जानते हैं t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग u और s विस्थापन 0 होगा। इसी प्रकार t समय बाद वेग v हो जाएगा और विस्थापन s हो जाएगा। तब हम इस सीमा के अंतर्गत समीकरण 1 का दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। तो यहाँ एक कांस्टेंट है, लिमिट हो जाएगी 0 टू s ds। यहाँ पर प्रारंभिक वेग u है तो लिमिट हो जाएगी u टू v v dv। अब ds का समाकलन s होगा, v का v स्क्वायर अपॉन 2 समीकरण से हम समझा चुके हैं। तो आपका यहाँ v स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ लिमिट लगा देंगे, पहले अपर लिमिट लगाते हैं s माइनस 0, फिर 1/2, यहाँ पर भी हम पहले अपर लिमिट लगाएंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो a s बराबर 1/2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 को इधर ले आएंगे तो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर पहुंच जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। यही गति का तीसरा समीकरण है। मैं मानता हूँ आप सबकी समझ में आ गया होगा, आप सबके कि गति के तीनों समीकरण कलन विधि से हल करना बहुत ही आसान है। केवल आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, x टू द पावर n dx का समाकलन होगा x पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 प्लस के c। ये लिमिट होती है, सबसे पहले अपर लिमिट लगाते हैं फिर लोअर लिमिट लगाते हैं। थैंक यू।